अब जरूरत ये थी कि दोनों कंपनियों के मोर्चों के सामने रुकावटें खड़ी की जाएं, जिनमें बारूदी सुरंगें सरे फहरिस्त थी, मगर दुश्मन का फायर बारूदी सुरंगें बिछाने नहीं दे रहा था। इसी किस्म की दूसरी अगली पोजीशन डोगरई से 2 मील शुमाल में भसीन से आगे थी, जहां बलोच रेजिमेंट और एक और पंजाब रेजिमेंट की कंपनियां मोर्चाबंद थी। डोगरई और भसीन की इन अगली पोजीशनों के दरमियानी इलाके में खला था, जिसे दोनों तरफ की पेट्रोल पार्टियां पुर कर रही थी। ये काम सहल न था। दुश्मन के मुंह के सामने गश्त करना मौत के मुंह में घूमने फिरने वाली बात थी। दुश्मन उस वक्त जो बेशुमार जानी नुकसान उठा चुका था, उससे उसकी कमर टूट गई थी, मगर वो ये हकीकत तस्लीम करने पर आमादा नहीं था कि उसकी यलगार नाकाम हो चुकी है और अब लाहौर पर कब्जा महज कागजी मंसूबा रह गया है। ए और बी कंपनी का ब्रिज हेड इस हकीकत का सबूत था। दुश्मन ने अब इस ब्रिज हेड यानी 16 पंजाब रेजिमेंट की अगली पोजीशनों को उखाड़ने के लिए ताज़ा दम दस्ते आगे कर लिए और तोपखाने का बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया। 10 और 11 सितंबर की दरमियानी रात डोगरई के अगले मोर्चों के लिए भयानक रात थी। उसी रोज मेजर मुबारक अली शहीद ने दुश्मन पर दयाल के करीब जो कारी जरब लगाई थी, उससे दुश्मन सरहद से बाहर जा पड़ा था। अब दुश्मन जवाबी वार करना चाहता था। जंगी उसूलों के मुताबिक दुश्मन को जवाबी वार करना चाहिए था। वो लाहौर पर कब्जा करने आया था। उसके जर्नैल ऐसे गए गुजरे भी नहीं थे कि 1-2 मार्कों में शिकस्त खाकर वापस चले जाते। बरकी महाज पर पाक फौज के दिफाई दस्ते BRB तक पीछे हटाए थे। ये एक दिफाई चाल थी जिसे दुश्मन अपनी कामयाबी समझ बैठा। इस खुशफहमी के पेश नजर उसने अमृतसर से अपना रिजर्व डिवीजन नंबर 23 माउंटेन वाहगा अटारी सेक्टर में बुला लिया। उसका ख्याल था कि एक और डिवीजन का दबाव डालने से लाहौर का दिफा टूट फूट जाएगा। ये अलग दास्तान है कि बरकी के मुतालिक खुशफहमी में मुब्तला होकर दुश्मन ने पाक आर्टिलरी के हाथों किस कदर नुकसान उठाया था। 10 और 11 सितंबर की रात दुश्मन ने डोगरई के अगले मोर्चों पर इस कदर गोलाबारी शुरू कर दी कि इलाके का 1 इंच भी महफूज नहीं था। 2-2, 4-4 आदमी अलग अलग मोर्चों में थे। कंपनी कमांडर अपने अपने मोर्चे में थे और कर्नल गोलवाला खासा पीछे बटालियन हेडक्वार्टर के मोर्चे में था। गोलाबारी अफसरों को इतनी भी मोहलत नहीं दे रही थी कि वो बाहर निकलकर जवानों को देख सकते। फील्ड टेलीफोन के तार कट गए थे। वायरलेस का राब्ता कायम था। किसी को यकीन नहीं था कि उसके साथी जिंदा हैं। गोलों से कोई जख्मी या शहीद न होता, मगर इस कदर तेज और मुसलसल धमाकों से दिमाग की नसों का फट जाना लाजमी था। कर्नल गोलवाला थोड़ी थोड़ी देर बाद वायरलेस पर कंपनी कमांडरों से रिपोर्ट लेते थे। उन्हें एक ही जवाब मिलता था कि सब ठीक है, लेकिन वो इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं करते थे। ज्यादातर गोलाबारी एक कंपनी के मोर्चों पर थी। तमाम रात बटालियन और कंपनियों के दरमियान यही मुकालमा चलता रहा। हेलो, क्या हाल है? ओवर। हेलो, ठीक है। ओवर। लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि सब ठीक है। रात कभी खत्म न होने वाला धमाका बनी हुई थी और लोहे और पत्थरों के रेजों की जन्नाटेदार बारिश बरस रही थी। सूबेदार चनार गुल और सूबेदार हकीम खान शहीद ने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बारी बारी बुलंद आवाज से कहा, जवानों, ये जनरल अतीकुर रहमान के 24 घंटे हैं, सुबह तक गुजर जाएंगे। जनरल अतीकुर रहमान के 24 घंटों की तशरीह ये है कि ये रेजिमेंट किसी वक्त जनरल अतीकुर रहमान के डिवीजन में हुआ करती थी। जनरल साहब अपनी यूनिटों को अक्सर कहा करते थे कि अगर तुम जंग के पहले 24 घंटे पोजीशन में डटे रहो और दुश्मन का अताब सह लो तो फिर जंग का सारा अरसा तुम्हारे पांव कोई नहीं उखाड़ सकता। सूबेदार चनार गुल और सूबेदार हकीम खान शहीद ने उस रात अपने जवानों को याद दिलाया कि ये जनरल अतीकुर रहमान के 24 घंटे हैं। डटे रहो, ये कठिन घड़ियां सुबह गुजर जाएंगी। सुबह तुलू हुई तो गोलाबारी थमी। कंपनी कमांडरों ने देखा कि किसी जवान को खराश तक नहीं आई थी। गोले कहां कहां नहीं फटे थे। तमाम इलाके में स्याह और सलेटी रंग के गड्ढे नजर आते थे। जमीन चीचक ज़दा चेहरे की तरह हो गई थी। रात भर की गोलाबारी का गर्दो गुबार माहौल पर छाया हुआ था। घास की एक पत्ती भी सलामत नहीं रही थी, लेकिन जवान जिंदा व सलामत थे। कर्नल गोलवाला ने रात बड़ी बेचैनी से गुजारी थी। वो इस तवक्को पर मोर्चों को देखने गए कि वहाँ लाशें नजर आएंगी, लेकिन हर जवान ठीक था और कानों में उंगलियां फेर रहा था। सवाल पैदा होता है कि वो कौन सा जज्बा था जिसके ज़रिए असर जवानों के आसाब ऐसी कयामत की गोलाबारी से महफूज रहे। एक सिपाही के जवाब से सारा करिश्मा वाज़े हो जाता है। उसे उसके एक अफसर ने पूछा, रात किस हाल में गुजारी? सो तो न सके होगे। सिपाही ने जवाब दिया, साहब, हम जानते हैं कि सारी कौम जाग रही है। 2 मोर्चे देखे जो बिल्कुल टूट फूट कर मिट्टी से भर गए थे। कर्नल गोलवाला ने मेजर अमीर अफजल से कहा कि इसमें जवान दब कर शहीद हो चुके हैं और आप कहते हैं कि सब ठीक है।
इनमें से एक मोर्चा हवालदार मोहम्मद अफजल और दूसरा नायक मोहम्मद सिद्दीक की पार्टी का था। कर्नल साहब ने कहा कि सब ठीक है, वाली रिपोर्ट गलत थी, मोर्चों से मिट्टी निकालो और शहीदों की लाशें निकालो। लेकिन कर्नल साहब को बताया गया कि ये मोर्चे रात को खाली थे। लांस हवालदार मोहम्मद अफजल और नायक मोहम्मद सिद्दीक और उनके जवान रात पेट्रोल ड्यूटी पर गए हुए थे। वो रात भर दुश्मन और अपने मोर्चों के दरमियानी इलाके में रहे। इस गोलाबारी से दुश्मन ने ये फायदा उठाया कि रात के वक्त वो फिर सरहद के अंदर आ गया। कर्नल तजम्मुल हुसैन मलिक की जेर कमान बलोच रेजिमेंट की कंपनियां डोगरई के जुनूब की तरफ पोजीशन में थीं। ब्रिज हेड के दाएं पहलू की हिफाजत इन कंपनियों के जिम्मे थी। इन्होंने दुश्मन की एक पलटन को रात को गोलाबारी की आड़ में इस तरफ पेशकदमी करते देखा तो इन कंपनियों ने अपर बारी दोआब नहर की समत से उस पर हमला कर दिया। ये रात का हमला था और ये बलोच रेजिमेंट का पुरखतर फैसला था, क्योंकि कर्नल तजम्मुल हुसैन मलिक को दुश्मन की नफरी का कोई इल्म नहीं था। लेकिन ये तारीखी फैसले दुश्मन की और अपनी नफरी को देखकर नहीं किए जा रहे थे। इन जांबाजों को ये एहसास पागल किया जा रहा था कि पीठ पीछे लाहौर है और वो लाहौर की दहलीज पर लड़ रहे हैं। जरा सी कोताही हुई तो तारीख इस्लाम स्याह धब्बे से बदनुमा हो जाएगी। सोचने और संभलने का वक्त नहीं था। बलोच रेजिमेंट की इन कंपनियों ने अपने कमांडर की उम्मीदों को पामाल नहीं होने दिया और दुश्मन को सरहद से बाहर निकाल दिया। जो भारतीय सूर में सरहद के अंदर रहे वो मरे हुए थे या तड़प तड़प कर मर रहे थे, या वो थे जिन्होंने हथियार डाल दिए थे। इस हमले का कामयाब तरीन पहलू ये है कि दुश्मन को मालूम ही न हो सका कि उस पर हमला किस तरफ से हुआ है। वो समझता रहा कि ये डोगरई के मोर्चों वाली 16 पंजाब रेजिमेंट की कंपनियां थीं। चुनाचे उसने अपने फ्लैंक का सत्यानाश बलोच रेजिमेंट से करवा के तवज्जो 16 पंजाब रेजिमेंट पर मरकूज कर ली। सुबह के वक्त बलोच रेजिमेंट की कंपनियां दुश्मन को सरहद से निकाल कर अपनी असली पोजीशन में वापस आ गईं। 11 सितंबर की सुबह दुश्मन ने रात की तरह शदीद और तेज गोलाबारी शुरू कर दी। उस सुबह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बारीक से तार पर चल रहा था। बरकी पर दुश्मन का दबाव इस कदर बढ़ गया था कि दुश्मन के आगे बढ़ आने का खतरा पैदा हो गया था। सियालकोट सेक्टर में दुश्मन का बख्तरबंद दबाव ताज़ा दम कुमक के जोर पर बढ़ रहा था। वाहगा अट्टारी सेक्टर में अपने पिटे हुए डिवीजनों में जान डालने और 6 सितंबर की सुबह वाली कामयाबी को दोबारा हासिल करने और BRB पार करने के लिए दुश्मन इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका बम्बार तैयारों के स्क्वाड्रन जो 12 से 16 तैयारों पर मुश्तमिल थे उनकी कुव्वत से गोल दर गोल हवाई हमले कर रहा था। ये तैयारे रावी साइफन से डोगरई तक के इलाके को बम्बों, रॉकेटों और मशीन गनों की जद में लिए हुए थे। 16 पंजाब रेजिमेंट के अगले मोर्चे खास तौर पर दुश्मन के तोपखाने और तैयारों का निशाना बने हुए थे। जमीन और आसमान से उन पर आग बरस रही थी। फिर भी A और B कंपनी मोर्चों में साबित कदम रही और एक लम्हे के लिए भी न सोचा कि उन्हें पीछे आ जाना चाहिए। एक रोज पहले दयाल की शदीद झड़प में एक कंपनी का सिपाही अब्दुल कुद्दूस शहीद लापता हो गया था। ये झड़प इंतहाई खूंरेज थी। अपने चंद जवान दुश्मन में घिर गए थे। उन्हें घेरे से निकालने में बहुत दिक्कत का सामना हुआ। जवान अपने साथियों को दुश्मन के चुंगल से छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगाए हुए थे। अगर उनकी जगह भारतीय होते तो कभी के पसपा हो चुके होते, लेकिन ये पाकिस्तानी थे जो जिंदा साथियों को घेरे से निकालने के लिए ही नहीं, लाशों और जख्मियों को उठा लाने के लिए भी लड़ रहे थे। आखिर वो जख्मियों और लाशों को उठा लाए, लेकिन सिपाही अब्दुल कुद्दूस न मिल सका। वो दुश्मन के हाथ कैद होने वाला नहीं था। ये तो पाक फौज के सिपाही का खुसूसी वस्फ है कि वो कैद हो जाने पर मौत को तरजीह देता है। अगर अब्दुल कुद्दूस शहीद हो जाता तो उसकी लाश मिल जाती, वो भी न मिली तो B एचलान को इत्तला दे दी गई कि सिपाही अब्दुल कुद्दूस को तलाश करें। 11 सितंबर दोपहर के वक्त वो खुद ही कंपनी के अगले मोर्चों में पहुंच गया। उसने सूबेदार चनार गुल को बताया कि वो कल की झड़प में कंपनी से बिछड़ गया था और बड़ी मुश्किल से अपनी कंपनी के मोर्चों के मुतालिक पूछता यहाँ तक पहुँचा है। सूबेदार चनार गुल को बजा तौर पर गुस्सा आ गया कि ये सिपाही दूसरी पलटनों से अपनी पलटन के मुतालिक पूछता रहा होगा। दूसरी पलटनों के लोग 16 पंजाब रेजिमेंट के मुतालिक यही कहते होंगे कि उसके सिपाही मैदान जंग में मारे मारे फिर रहे हैं। चुनाचे सूबेदार चनार गुल उसे कंपनी कमांडर मेजर अमीर अफजल खान के मोर्चे में ले गया और कहा कि ऐसे सिपाही को सजा मिलनी चाहिए। उस वक्त मोर्चों पर और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में दुश्मन इस कदर गोलाबारी कर रहा था कि जमीन का कोई चप्पा महफूज न था। कंपनी कमांडर ने सूबेदार चनार गुल से कहा कि जो जवान इस गोलाबारी और तैयारों की बमबारी में मोर्चों को ढूंढता आ गया है उससे पूरी कहानी सुन लेनी चाहिए। चुनाचे अब्दुल कुद्दूस से पूछा कि वो कहाँ रह गया था। उसने जवाब दिया, साहब अगर आपको या सूबेदार साहब को मेरे मुतालिक शक है तो सारी कंपनी मेरी मर्दानगी पर शक करेगी। मैं अर्ज करता हूँ कि दुआ करें कि खुदा मुझे शहादत अता
عطا کرے تاکہ کمپنی کے جوان یہ نہ کہہ سکیں کہ قدوس بزدل تھا، وہ اپنی صفائی میں اور کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھا۔ آخر کمپنی کمانڈر کے اصرار پر اس نے ساری بات سنا دی۔ اس نے بتایا کہ لکھن کے گاؤں کے قریب دشمن کا فائر بہت زیادہ آ رہا تھا۔ میں پوزیشن بدل کر مقابلہ کر رہا تھا، میں نے کئی بار پوزیشن بدلی اور لڑتا رہا۔ دشمن پیچھے ہٹ گیا لیکن میں اس قدر مگن رہا کہ مجھے کمپنی کی کوئی خبر نہ رہی۔ دشمن دور سے فائر کر رہا تھا، میں اٹھ کر کمپنی کے کسی جوان کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ شام ہونے لگی، میں ایک مکان میں چلا گیا۔ ساری رات اپنا اور دشمن کا فائر ہوتا رہا۔ میں نے اس فائر سے اندازہ لگایا کہ اپنی کمپنی کا کوئی جوان مجھ سے آگے نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ عبدالقدوس جوش و خروش میں کمپنی سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ اس نے کمپنی کمانڈر کو بتایا کہ پاؤں پھٹتے ہی میں اس مکان سے نکلا اور چھپتا چھپاتا BRB کے کنارے پہنچ گیا۔ میں ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ دوسری یونٹوں کے جوان نظر آئے لیکن میں نے ان سے اپنی کمپنی کے متعلق پوچھنا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ پلٹن کے نام پر حرف آئے گا۔ میں نے اپنی بٹالین کی ایک گاڑی نہر کے کنارے ڈوگرئی کی طرف جاتی دیکھی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن گاڑی آگے نکل گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ گاڑی میری کمپنی کے اگلے مورچوں میں سپلائی لے جا رہی ہے۔ میں گاڑی کو دیکھتا رہا اور اسی راہ پر چل پڑا اور آخر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ سپاہی کمزور دل ہوتا تو پیچھے B ایچلون میں چلا جاتا، لیکن کمپنی کو چھوڑ کر پیچھے جانا اسے گوارا نہیں تھا۔ اس نے بیان دیا اور اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے زیر لب کہا، خدا مجھے شہادت دے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں بزدل تھا۔ صوبیدار چنار گل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں غلطی پر تھا، اور عبدالقدوس کو اپنی سیکشن میں بھیج دیا گیا۔ چند ہی گھنٹے گزرے ہوں گے کہ صوبیدار چنار گل کمپنی کمانڈر کے پاس گیا اور اسے اطلاع دی کہ خدا نے سپاہی عبدالقدوس کی دعا قبول کر لی ہے، وہ لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے۔ صوبیدار چنار گل نے کمپنی کمانڈر سے کہا، صاحب مجھے اجازت دیجیے کہ اس شہید کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھا کر پیچھے لے جاؤں، خدا مجھے معاف کرے، میں نے ایک جان نثار پر شک کیا تھا۔ سپاہی عبدالقدوس تحصیل مری ضلع راولپنڈی کے گاؤں گلاڑا کا رہنے والا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی اچھی طرح داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی۔ مورچوں میں ایمونیشن پہنچانے کا خطرناک اور اہم ترین فرض لانس نائک محمد عنایت کے سپرد تھا۔ وہ گولہ باری میں بھی ہر مورچے میں ایمونیشن پہنچاتا رہا۔ ان مورچوں میں ایمونیشن کا خرچ باقی پوزیشنوں کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ گولیاں پانی کی طرح چل رہی تھیں۔ نوگرا ضلع جہلم کا رہنے والا محمد عنایت 11 ستمبر کے روز بھی گولہ باری اور فضائی حملے میں ایمونیشن تقسیم کر رہا تھا کہ شہید ہو گیا۔ وہ اکثر درخواست کیا کرتا تھا کہ اسے اگلے مورچوں میں رکھا جائے، وہ دشمن سے دو بدو لڑنا چاہتا ہے۔ خدا نے اسے اگلے ہی مورچوں میں شہادت کا رتبہ عطا کیا۔ اس روز سپاہی علی محمد، سپاہی عبد المنان، سپاہی شاہ ولی خان، سپاہی صابر حسین اور لانس نائک محمد افضل شدید زخمی ہوئے۔ دشمن کے زمینی اور فضائی دباؤ کو اور برقی کی بدلتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈویژن کمانڈر جنرل سرفراز خان نے دفاع کو یکجا کر کے مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے تحت ہدایت دی گئی کہ صرف بھسین کو قبضے میں رکھا جائے اور باقی تمام اگلے دستے BRB کے لاہور والے کنارے پر آ جائیں۔ 11 اور 12 ستمبر کی درمیانی رات بھسین کے علاوہ آگے والی تمام کمپنیاں، جن میں 16 پنجاب ریجمنٹ کی A اور B کمپنی بھی شامل تھی، پیچھے نہر کے کنارے آ گئی۔ اسی رات اپنے توپ خانے نے برقی کے محاذ کو سنبھال لیا اور دشمن کو خوب نقصان پہنچا کر پیچھے ہٹا دیا۔ دوسری دفاعی پوزیشنوں نے بھی میدان جنگ کا توازن سنبھال لیا۔ چنانچہ جنرل سرفراز خان نے فیصلہ کیا کہ نہر سے آگے چھوڑی ہوئی پوزیشنوں کو یعنی ڈوگرئی سے 1.5 میل آگے پھر برج ہیڈ قائم کیا جائے۔ دفاعی اسٹریٹجی کے مطابق دفاعی دستوں کو ایک جگہ پابند کر کے لانا فائدہ مند نہیں ہوتا اور جوانوں پر اس کا نفسیاتی اثر بھی اچھا نہیں ہوتا۔ دانشمند ڈویژن کمانڈر اپنے دستوں کو متحرک رکھتا ہے۔ اسی اصول کے تحت جنرل سرفراز خان نے دشمن پر آگے بڑھ کر چھوٹے چھوٹے سیکشنوں سے دشمن پر وار کرتے رہنے کے لیے 16 پنجاب ریجمنٹ کی A اور B کمپنی کو حکم دیا کہ وہ وہیں جا کر چھوڑے ہوئے مورچے سنبھال لیں۔ 12 ستمبر کی صبح میجر امیر افضل خان کی زیر کمان A کمپنی نہر سے پار گئی اور ڈوگرئی میں گزر کر اپنے مورچوں میں جانے لگی۔ رات دشمن کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان مورچوں کو کمپنیاں خالی کر گئی ہیں۔ جب A کمپنی ان مورچوں میں واپس جا رہی تھی تو دیکھا کہ دشمن کے دستے بھی انہی مورچوں میں پوزیشن لینے کے لیے بھاگے آ رہے تھے۔ پیچھے سے ان کی مشین گن نے انہیں حفاظتی کور فائر دے رہی تھی۔ میجر امیر افضل نے اپنی کمپنی کو للکار کر کہا، جوانوں، ہمیں دشمن سے پہلے ان مورچوں میں پہنچنا ہے۔ جوان بہت
बहुत थके हुए थे। वो 6 दिनों और 6 रातों से लड़ रहे थे। दुश्मन ने एक लम्हे के लिए भी उन्हें आराम नहीं करने दिया था। इसके बरक्स दुश्मन की नफरी ताजा दम थी। उसके अकब में बेशुमार फौज रिजर्व थी जो बारी बारी आगे आती थी। इस हालत में भी ए कंपनी के जवानों ने दुश्मन का चैलेंज कबूल कर लिया और मोर्चों में पहले पहुंचने के लिए गोलियों की बौछारों में आगे को दौड़ पड़े। ये जिंदगी और मौत की दौड़ थी। बज़ाहिर किसी एक का भी मोर्चों तक जिंदा पहुंचना मुमकिन न था। दुश्मन अभी तकरीबन 400 गज दूर था। उसके पीछे दस्ते मुतल्लिका मोर्चों पर फायर कर रहे थे, लेकिन एक कंपनी के जवान मोर्चों में जा पहुंचे। वो बुरी तरह हाँप रहे थे। दुश्मन अब इस ख्याल से बड़ा चला रहा था कि वो पाकिस्तानी जवानों को मोर्चों में संभलने का मौका नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तानी जवानों ने बढ़ते दुश्मन को राइफलों, मशीन गन्नों, स्टेन गन्नों और ग्रेनेडों की बौछारों में ले लिया। जरा सी देर में उनके सामने दुश्मन की लाशें तड़प तड़प कर ठंडी हो रही थी। दुश्मन की कुव्वत पूरी बटालियन थी। वो 100 जवानों की थकी हुई कंपनी से मार खाकर इतनी जल्दी भागना नहीं चाहता था। उसकी पिछली कंपनियां अगली कंपनियों की लाशों पर बड़ी चली आ रही थी। 16 पंजाब रेजिमेंट की बी कंपनी को भी इसी पोजीशन में आना था। उसके मोर्चे सड़क के दाएं तरफ ए कंपनी से जरा पीछे थे। ए कंपनी सड़क के बाएं तरफ और बी कंपनी से आगे थी। जब ए कंपनी मोर्चों में पहुंचकर दुश्मन से आग और खून के खेल में उलझी हुई थी, उस वक्त बी कंपनी कैप्टन सगीर हुसैन शहीद की जेरे कमान पीछे आ रही थी, लेकिन 1.5 मील पीछे थी। कैप्टन सगीर ने देखा कि ए कंपनी पूरी बटालियन से लड़ रही है, तो उन्होंने अपनी कंपनी को ऐसी हाजिर दिमागी, जची तुली चालों और सूरत हाल के तकाजों के मुताबिक इस्तेमाल किया और जवानों ने ऐसी बेखौफी का मुजाहरा किया कि ए कंपनी को भरपूर अकबी मदद देकर दुश्मन की पूरी पलटन का ये हाल कर दिया कि उसकी बेशतर नफरी हलाक और जख्मी हुई और बाकी नफरी गैर फौजी अंदाज से पसपा हो गई। दुश्मन की लाशों का कोई शुमार न था, सामने पड़ी होने के बावजूद गिनी न जा सकती थी। दुश्मन ब्रिज हेड की इन 2 कंपनियों को पोजीशनों में जमने से पहले ही खत्म कर देना चाहता था। लाहौर के रास्ते में ये उसके लिए बहुत बड़ी रुकावट थी। चुनाचे अपनी इन्फेंट्री की नाकामी और तबाही को देखते हुए भारतीय कमांडरों ने बख्तरबंद हमला कर दिया, जिसके लिए उसके 16 टैंक आग उगलते आगे बढ़े। टैंकों के सामने 2 इन्फेंट्री कंपनियों का ठहरना मुमकिन नहीं था, न उनका जिंदा रहना मुमकिन था। इन कंपनियों के खत्म हो जाने की सूरत में दुश्मन एक बार फिर डोगरई पर काबिज हो सकता था।